बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद। और आप सबको जुम्मतुल मुबारक की बहुत मुबारक। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। ये सैयदुल अय्याम जुम्मतुल मुबारक है, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं। सुबह से आगे एक मरतबा फिर आ गया है आपको एंटरटेन और इन्फरटेन करने। मैं हूँ इमरान हसन। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। आप आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे एंड होपफुली हमें देख भी रहे होंगे। हैप्पी फ्राइडे। आज बिरयानी डे भी है, लेकिन उससे पहले जो जुम्मा है उसकी बरकतों के बारे में भी बात कर लें, जो हम हमेशा आपको याद करवाते रहते हैं और अपने आप को भी याद करवाते रहते हैं कि आज का दिन बहुत खास होता है। सबसे बड़ी बरकत जुम्मे की है कि इसके बाद छुट्टी होती है इसके बाद छुट्टी है। लेकिन उसके अलावा आपको पता है कि नेकियां जो हैं वो अगर आप तलाश करेंगे, उनको आप ढूंढेंगे, नेकियां करेंगे तो उसका जो आपको सवाब मिलेगा ना वो बाकी दिनों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और इसके अलावा अगर आप इंटेंशन भी कर लेते हैं, नीयत भी कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ तो उसका भी सवाब मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा जी, दिन का आगाज़ आप कैसे करते हैं? चाय से करते हैं, कॉफ़ी से? कॉफ़ी से करते हैं, इतनी खुश शक्ल कॉफ़ी से करते हैं, लेकिन कुछ लोग चाय से करते हैं। ये हम अक्सर बात करते रहते हैं ना। अब चाय बहुत से लोगों को पसंद है और मैंने आयशा से कहा था कि इसमें मेरे पास एक शेर भी है, अभी सुनाऊं। इरशाद इरशाद। वो शेर ये कि दो की बजाय चाय बनाई है एक कप, अफसोस आज तू भी फरामोश हो गया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। बहरहाल जी, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कॉफ़ी पसंद होती है, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको चाय पसंद होती है। ये चाय ही है जो हमारी ज़िंदगी में रंग और मिठास भरती है, कुछ लोगों का ये मानना है। क्योंकि आप फंक्शन से वापस आए हैं, थके हुए हैं, नींद आ रही है, सुबह उठे हैं, सर में दर्द हो रहा है, तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या होता है? यार चाय पी लेते हैं। चाय पी लेते हैं। चाय इज़ हमारा कौमी मशरूब है। लेकिन ये जो एक इंटरेस्टिंग सी स्टडी है ना, उसमें ये कि चाय आप छोटे कप में पिए या बड़े कप में पिए, आप कहेंगे इतना क्या बात है, इतना बड़ा कप नहीं चलेगा। इस पे बहुत सारे फिलोसफर्स पता है क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे? हमारे मीडिया के पास यही कुछ रह गया है, उनका ये कहने का कि ये इस पे बात करते हैं, भाई यही कुछ रह गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप अगर छोटे कप में चाय पीते हैं ना, तो साइकोलॉजिकली वो चाय जिसका असर आपको चाहिए होता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं सर में दर्द होता है या मेरी आंखें नहीं खुलती, वो असर तब होता है अगर आप उसको छोटे कप में पिएंगे। अब एक छोटा कप आमतौर पर बड़े कप से बेहतर होता है, रिसर्च कहती है। उसकी वजह ये कि छोटा कप हो तो हम आहिस्ता आहिस्ता घूंट लेंगे, आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे सिप्स लेंगे, और बड़ा कप होगा तो विल टेक शडूकास, द लॉन्ग शडूकास। मुझे तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी चाय जब होती है ना, तो वो जब उसका मजा आने लगता है तो वो खत्म हो जाती है। एक मरतबा फिर ये वाला, ये बड़े कप का असर होता है। करना जरूरी है नहीं, इसलिए वो तो उसके तो पैसे अलग होते हैं ना। लेकिन आप बड़े कप से पीते हैं तो लंबे लंबे आप सिप्स लेते हैं, और छोटे कप से आप छोटे छोटे सिप्स लेते हैं, और तमीज के दायरे ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो आप ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं और इसको एंजॉय करते हुए पी सकते हैं। सो दिस इज व्हाट दिस रिसर्च सेज। अगर आप चाय जल्दी जल्दी पीने के आदी हैं तो इसके लिए भी आपको बड़ा कप मौजू रहेगा। लेकिन अगर आप चाय का मजा लेना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो दिस स्टडी और दिस ऑब्जर्वेशन में कहूंगा सेज कि छोटे कप में चाय। मशरूबों के मुर्शिद कहा जाता है ना चाय को, कि मशरूबों की मुर्शिद है, बड़े सगीर की बड़ी मरगूब हम कह सकते हैं, जाम है, हलाल नशा है। बाला जी, उसके बाद हम कॉफ़ी का जिक्र नहीं भूल सकते हैं। और कॉफ़ी पीने वाले अफराद जो हैं, जो चाय को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उनके लिए एक थोड़ी सी इतनी सी बुरी खबर है, क्योंकि आलमी मंडी में कॉफ़ी की कीमत जो है ना वो बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अगर आपका एक 50 रुपए का बनता था ना सब चीज़ें मिलाने के बाद, अब मेरे ख्याल से इसकी कीमत 70-80। अल्लाह करे इस इन्फ्लेशन का असर हमारे ऑफिस में ना आए, हम नहीं चाहते, बिकॉज वी लव कॉफ़ी। ब्राज़ील और वियतनाम के जो मौसमी हालात है वो बुनियादी वजह है इसकी, और जहाँ के किसानों का ये कहना है कि मौसमियाती तब्दीली उनकी जो कॉफ़ी की पैदावार है उसे डिस्टर्ब कर रही है, मुतासिर हो रही है। और दुनिया में हर साल सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की पैदावार वी नो ब्राज़ील के अंदर होती है, और दूसरे नंबर पर इस पर वियतनाम है। लेकिन अब यहाँ के जो काश्तकार हैं वो मुश्किलात का शिकार है। उनकी पैदावार खुश्क साली और जंगलात में जो आग लगी है इससे हर साल कम हो रही है। और मैं इसको तो स्ट्रेट अवे कहूँगा कि एक और इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का। हर हमारी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को हम कह सकते हैं कि अफेक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। हमारी तो कॉफ़ी जो है ना वो भी दूर होती जा रही है, तो मेरे लिए तो ये बड़ा कंसर्निंग होता जा रहा है। बाला जी, हम जरा चलते हैं, अपने ड्रोन को कहाँ भेजा था रात में? आप कहीं भी भेज दें, आजाद फ्री फ्लाई कराएं। अमेरिका से आपको खबर देते हैं, जहां पर एक पोप यानी पादरी और उनकी रहबाएं जो हैं उनकी बर्फ में खेलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि अमेरिकी शहर न्यू ऑर्लिन्स में तीनों मजहबी शख्सियात, जिनके बारे में कहा जाता है कि मोस्टली ये बड़े सीरियस रहते हैं, संजीदगी का मुजाहरा करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकाला। यार ये बहुत ही अच्छा, फौरी तौर पर वो अच्छे मनाज़िर है। मैं आपको बताऊं, मैं रेडियो प्रोग्राम्स करता हूं, उसमें कभी कभी मुझे कुछ ऐसे कारी हजरात या मौलवी हजरात फोन करते हैं, लिटरली ये डेली होता है, ठीक है। वो बताते हैं कि जी हम बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं और फिर हम रात को आपका रेडियो शो सुनते हैं। तो अब लोगों ने ना मुख्तलिफ टैबूज बना लिए कि जो लोग मजहबी तालीम से वाबस्ता है या मजहब से वाबस्ता है, कि उनको कोई एंजॉय करने का हक ही नहीं है। अगर कोई खुदा न खास्ता हमारे मौलाना साहब, मौलवी साहब बाहर कहीं जा रहे हैं, बर्फ में खेल रहे हैं, कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, आपको अजीब लगता है, तो क्यों लगता है? आपको याद है उस सकलैन मुश्ताक की एक वीडियो अपनी बेटियों के साथ, वो उनका मेकअप कर रही है, इट वाज
सो क्यूट। बच्चों के साथ आप बच्चे बने, अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना आपका पूरा हक है। आप अगर मजहबी तालीम से भी वाबस्ता है तो आपका पूरा हक है, आप जिंदगी जिए जैसे आप चाहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, हमने कहा ये वीडियो शेयर करें। अब अमेरिका में ही रहें और थोड़ा ह्यूस्टन के हवाले से हमें आगे अमेरिका ही घूमते हैं, अमेरिका ही। हाँ, यू आल्सो लाइक अमेरिका, सो वी लव अमेरिका। अच्छा, ह्यूस्टन से आपको खबर देते हैं जहां पर अनएक्सपेक्टेड स्नोफॉल हुई है और जानवर जो है वो बड़े लुत्फानंदोज हुए हैं। चिड़ियाघर की ये वीडियो है जहां पर हाथी का बच्चा जो है वो शोर मचाते हुए दौड़ता रहा सी लाइन का, बर्फ पर फिसल कर खुशी का इजहार भी हमने देखा और शेरों के खानदान ने फोटो शूट भी करवाया। अब जो जानवर है ना उनको भी बड़ा शौक हो गया है। अच्छा, मुझे लगता है इनकी भी जो सिक्स्थ सेंस है ना वो अब ये समझना शुरू हो गई है कि ओके अब पिक्चर बनने वाली है ना, तो ये भी पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। बाहर जो जानवर है ना वो बहुत ह्यूमन फ्रेंडली है, शायद उनको एटमॉस्फेयर ऐसा दिया जाता है कि वो इंसानों से ज्यादा घबराते नहीं है। इसलिए देखिए कितना क्लोजली जो कैमरामैन खड़ा हुआ है, जिन्होंने भी ये फोटोज लिए हैं वो करीब से खड़े होकर हमारे वाले क्यों नहीं है ह्यूमन फ्रेंडली? इसलिए कि हम मारते हैं उनको ना, हम अच्छे इंसान नहीं, हम गंदे इंसान। तो इसलिए अगर वो कहते हैं ना गंदा बच्चा, हम गंदे बच्चे, तो इसलिए वो आप अगर बाहर चले जाएं, पिजन्स के पास चले जाएं, यूके वगैरह में, यूएस वगैरह में, किसी भी जानवर के पास चले जाएं तो वो भागता नहीं है आपसे, वो वहाँ खड़ा रहता है बिकॉज ही नोज कि ये फ्रेंडली है मेरे साथ, ये मुझे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पे बेचारा आवारा कुत्ता सड़क पे चलो उसको पत्थर मार देंगे, क्यों चल रहा है? बिल्ली को मार देंगे, क्यों चल रही है? तो ये हमारी नेचर तब्दील करने की जरूरत, ताकि ये जो जानवर हैं ये हमसे प्यार करें। यही तो डिफाइन करेंगे कि हम इंसान हैं और हम में इनमें क्या फ़र्क है। हमने वो तर्ज़े अपने अंदर लेकर आनी है। खैर, अमेरिकी रियासत न्यूयॉर्क की अब बात कर लेते हैं जहाँ शदीद तरीन सर्दी मौजूद है। इस वक्त भी सर्दी की लपेट में है और इसमें जो बहने वाला दरिया है हडसन जमुना शुरू हो चुका है और जो मुख्तलिफ बर्फीले दरिया हैं इसमें चलते बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश हो गया। ये कुछ मनाजिर हैं, ये पत्थर नहीं है, ये स्नो है जो कि पानी की सूरत में यहाँ पे मौजूद है। अब ये पानी जम गया है लेकिन उसके बावजूद बीच में बहरी जहाज चलते कितने दिलकश लग रहे हैं। ये रिवर हडसन जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा फेमस भी है न्यूयॉर्क के अंदर। यहाँ पर ये इसलिए भी फेमस है, एक एयरप्लेन जो है ना उसने इसमें इमरजेंसी लैंडिंग भी की थी। ये इस वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस है। लेकिन बड़ा खूबसूरत है यहाँ की अहमियत, हम इससे भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से, ठंड की वजह से ये अब जमना भी शुरू हो चुका है और बड़ी मुश्किलात भी जानी है इसके अंदर। ट्रेड रूट भी है, इस बहरी जहाज को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। बहरहाल जी, वहाँ से अब हम जरा रुक कर लेते हैं बीजिंग का, जहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अप्रैल में एक ज़बरदस्त मैराथन की मेज़बानी होने जा रही है जिसमें पहली मरतबा, खबर ये है कि पहली मरतबा इंसान और रोबोट एक साथ दौड़ते हुए नजर आएंगे। 21 किलोमीटर तवील इस इवेंट में इंसानी रनर्स और इंसान नुमा रोबोट्स शामिल होंगे और जो रोबोटिक्स और मसनूई ज़हानत में चीन की तरक्की को नुमाया करेंगे। ये इंसान और मशीन की सलाहियतों का हसीन इम्तजाज है और एक अहम कदम है इस जानिब। टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद के लिए एक सनसनीखेज तजर्बा भी होगा। मुझे लगता है आज से 10, 15, 20 साल के बाद जब हम अपनी अगली जनरेशन को अपनी अर्ली लाइफ की कहानियां सुना रहे होंगे और वो ऐसे रोबोट्स उनके बीच में आसपास पड़े होंगे तो हम कहते थे यार जब ये शुरू में आएंगे तो हम खबरों में इनकी बात करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर, क्यों? क्योंकि आप रोबोट की तो कोई भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। आप उसको प्रोग्रामिंग करें कि तूने तेज भागना है तो वो इंसान से तेज भागना शुरू कर देगा। आई डोंट नो इसके पीछे क्या साइंस है, कोशिश करेंगे उसको भी जानने की। जो भाग रहा है वो अपना रोबोट साथ लेके आए। मैं ये चाहती हूँ कि रोबोट के साथ क्यों मुकाबला हो रहा है। वैसे ही भागते मुझे तो वैसे ही बड़ा डर लगना शुरू हो जाता है। ये लगता है कोई 80 साल के बाबा जी भाग रहे हैं, लग रहा है गिर ना पड़े, टूट जाएगा बेचारा। बहरहाल जी, वापस आते हैं, हम अपनी थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी और ये तकरीबन तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं। चौके लगेंगे, छक्के लगेंगे, विकेटें भी होंगी, फैंस बड़े पुरजोश हैं और मेगा इवेंट का एक एक लम्हा जो है उसको यादगार बनाने के लिए पीसीबी की जानिब से तैयारियां भी की जा रही हैं। ये टूर्नामेंट 10 स्पोर्ट्स पर बराह रास्त जो है वो देखा जा सकेगा और सुनील गावस्कर साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान को फेवरेट करार दे दिया। पाकिस्तान से मोहब्बतें समेटना चाहते होंगे। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन क्रिकेटिंग हिस्ट्री, वन ऑफ द बेस्ट बैटर्स सुनील गावस्कर साहब, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को होम ग्राउंड का भी एडवांटेज है और होम टीम होने की हैसियत से उनको ये एज है कि वो ये टूर्नामेंट जीत सकते हैं। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम का एक नया रूप भी सामने आया है, उस पर भी हम आपको आगाह करते रहेंगे क्योंकि आपको पता है तीनों स्टेडियम्स के ऊपर काम हो रहा था, तीनों स्टेडियम्स पर बहुत क्विक काम हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लाई गई है, वो टेक्नोलॉजी तो रही है, वो पाकिस्तान की ज़बरदस्त किस्म की जुगाड़ है और आपको पता है एक छोटी सी टनल या खंदक टाइप क्या उसे कहना चाहिए वो बना दी गई है उस जंगले को अवॉइड करने के लिए, जो जंगला एक्चुअली लोगों को मैच दिखाने के अंदर डिस्टर्ब कर रहा था नेशनल स्टेडियम में। ठीक है, वो जंगला सामने होता था लोगों को रोकने के लिए, अब उस जंगले के बजाय उस जगह को खोद दिया गया है ताकि तमाशाई आगे भी ना जा सके। नहीं वो बोर्ड नीचे नहीं आएगा। बेसिकली ये बेसिकली शायकीन के लिए कि आपने एक छोटी सी क्या उसे कहना खंदक बना दी है। अब शायकीन ग्राउंड में नहीं जा सकते, खिलाड़ी इधर नहीं आ सकते और जंगला भी नहीं है बीच में। ओके कैसा जबरदस्त सॉल्यूशन है। सबसे आगे में यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, हम अभी वापस आ रहे हैं, सो स्टे विद अस।
वेलकम बैक। वही हुआ जिसका खदशा था, जिस पे हम मुसलसल बात कर रहे थे। बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से हुकूमत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान सामने आया है। अलमुख्तसर वो ट्रेन जो कि मुज़ाकरात की पटरी पे चली थी उतर गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने इस हवाले से कहा कि 7 रोज़ में कमीशन बनाने का वक्त ख़त्म हो गया। हमारी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात हों, कामयाब हों। सियासी इख्तलाफात अब इतने हैं कि बर्फ पिघल नहीं रही, इतनी ठंड है कि बर्फ पिघल नहीं रही। पीटीआई कोर कमेटी का इजलास भी हुआ है। बानी के पैगाम से ब्रीफिंग के पैगाम के हवाले से इनफैक्ट ब्रीफिंग दी गई है और मुज़ाकरात ख़त्म करने पर नज़रसानी का मुतालबा भी किया गया है। अब हुकूमत की जानिब से सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा है कि हमने कब कहा है कि हम कमीशन नहीं बना रहे, आप सब्र तो कर जाएं, रुक तो जाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ बयान दे रहे हैं ना। हाँ, बयान तो चल रहे हैं। अब सवाल यह है कि इतनी जल्दी किस बात की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों ख़त्म कर दिया। बहरहाल अभी जब हम बात कर रहे हैं तो बैरिस्टर गौहर का एक बयान चल रहा था रिसेंट, उन्होंने कहा कि हम दोबारा गौर करके देख लेते हैं अगर आप कमीशन बनाने की बात करते हैं। तो समझ नहीं आ रही है कि बेसिकली पीटीआई जो है वो करना क्या चाह रही है। एक और खबर जो मेरी नज़र से गुजरी वो ये कि बैरिस्टर गौहर और मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी होने वाली है एंड दोनों मिल के जो है ना, अब लगता है ऐसा है कि कोई एक ऑपोजिशन बनाकर हुकूमत के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। पावर दोनों जमातों के पास, स्ट्रीट पावर दोनों के पास अच्छी है, रेजिस्टेंस पावर भी मौलाना साहब के पास तो है और तहरीक इंसाफ भी इसका कुछ हद तक मुजाहरा कर चुकी है। सो देखते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ ने जल्दी किया उस वक्त जब तक अभी हुकूमत ने इनकार ही नहीं किया। सिर्फ डिले को आप इनकार की वजह तो नहीं समझ सकते। और वैसे भी उन्होंने कहा जी हमने वर्किंग डेज की बात की थी, 7 वर्किंग डेज की बात की थी, 28 जैन को ये वर्किंग डेज खत्म हो रहे हैं। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर एंकर और तजियाकार आसमा शिराजी साहिबा मौजूद हैं। हमारे साथ उनसे जरा बात करते हैं और पैका एक्ट जो है उसके बारे में भी जरा उनसे जरा हम जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। थैंक यू सो मच आसमा साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अगेन वही हुआ जिसका डर था, पीटीआई ने मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। आप क्या समझती हैं कि ये इसको अब हम वाकई ख़त्म समझें या फिर दोबारा से कोई गुंजाइश निकल सकती है कि दोबारा से रिज्यूम हो जाए ये बातचीत? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के बीच मुज़ाकरात अब उस तरह से हो सकेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई गैर रस्मी गुफ्तगू भी नहीं हुई और बिल्कुल अचानक जिसे कहना चाहिए वो जेल से बैरिस्टर गौहर साहब निकले और उन्होंने एक स्टेटमेंट दे के इन मुज़ाकरात के ख़ात्मे का ऐलान किया। होना तो ये चाहिए था कि कमेटी बैठी हुई थी, उनके साथ मीटिंग होनी थी, 28 तारीख को इजलास होना था या उससे पहले दरख्वास्त की जाती कि हम 2-3 दिन का जो है वो वक्त दे रहे हैं और इस दौरान अगर कमीशन नहीं बनता तो हम इस मामले के ऊपर आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक कन्फ्यूजन सी हो गई कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर साहब, उन्होंने कहा कमीशन ना बनने की वजह से मुज़ाकरात को मुअत्तल कर रहे हैं या ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है वो यानी बानी पीटीआई की जानिब से उन्होंने कहा। दूसरी तरफ एक ट्वीट इमरान खान साहब की तरफ से आया और वो उस ट्वीट के अंदर जो है वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये कहा कि हामिद रज़ा साहब के घर पर छापे पड़े हैं, इसकी वजह से हम इसको मुनक़ता कर रहे हैं या हम ख़त्म करें। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, हुकूमत के ऊपर, वज़ीर आज़म के ऊपर शदीद तनकीद भी की। तो एक तरह से एक बड़ी ही गैर मामूली सियासी हिकमत अमली या गैर मामूली तरीक़े से जो है वो इन एब्रप्ट तरीके से इन तमाम मुज़ाकरात को जो है वो ख़त्म किया गया है, जो कि समझ में नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके बाद क्या करेगी और क्या कह रही है, क्योंकि शायद इम्कान इसके लग रहे थे लेकिन इतना जल्दी होगा ये नहीं लग रहा था। इसमें अगर हम थोड़ा सा संजीदगी के एलिमेंट को आसमा शिराजी साहिबा डिस्कस करें तो आपके ख्याल में हुकूमत ने ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखाई एक्शन करने में जो मुतालबात थे पीटीआई के, या पीटीआई ज़्यादा जल्दी कर गई या गैर संजीदा रही? मजमूई तौर पर आप संजीदगी का एलिमेंट कैसे देखती हैं इस पूरे प्रोसेस के अंदर? मुझे लगता है दोनों तरफ से संजीदगी नहीं थी, दोनों ही टाइम बाय कर रहे थे। हुकूमत भी टाइम बाय करना चाह रही थी कि किसी तरीके से जो है वो एक तासुर दिया जाए कि हम इंगेज कर रहे हैं अपोजिशन को, और अपोजिशन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सियासी जमातों से कभी भी बातचीत के ख़्वाह नहीं थी। लेकिन जब उनको हर तरफ से जो है वो उनको एक दरवाजे खिड़कियाँ बंद मिले तो उन्होंने एक ऑप्शन के तौर पर इसको ज़रूर देखा, लेकिन वो भी ना तो पुरुमीद थे ना ही वो इस मामले के अंदर हमें वो भी संजीदा नज़र आए। तो लेकिन जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं और हमने माजी में देखा है कि मुख्तलिफ अदवार के अंदर जब भी बातचीत होती है सियासी लोग जो है वो किसी न किसी नतीजे पे ज़रूर पहुंचते हैं। लगता है ऐसे कि यहाँ पर एक नॉन स्टार्टर था हर चीज़ के अंदर, वो 9 मई हो, 26 नवंबर हो, कमीशन की बात हो या हुकूमत के इख्तियार को चैलेंज करने की बात हो अपोजिशन की तरफ से, या हुकूमत के इख्तियार पर सवाल की बात हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर क्लैरिटी के साथ थी और क्लियर थी कि हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं है तो फिर
उसको पार्लियामान की इस कमेटी में बैठना ही नहीं चाहिए था। हमने वो दिन भी देखा जिस दिन बैरिस्टर गौहर साहब ने खुद इस बात की फरमाइश की या दरख्वास्त की या बयान दिया कि वो चाहते हैं कि सियासी जमातों के साथ मुज़ाकरात हों, सियासी जमातों को इंगेज किया जाए। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन अचानक जो 7 दिन पूरे होने से पहले इन मुज़ाकरात का खात्मा जो है वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत की बजाय अब उसकी तवज्जो या उम्मीदों का मरकज़ कोई और है, जिसकी वजह से आसमा साहिबा हम समझें क्या आने वाले दिनों में आप क्या देख रही हैं, क्या पेशगोई करेंगी? सियासी कशीदगी जो इस वक्त भी मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें वो धरने, वो लॉन्ग मार्च वगैरह नज़र नहीं आ रहे थे, जलसे नज़र नहीं आ रहे थे। इजाफा हो सकता है सियासी कशीदगी में या फिर कुछ बेहतरी आ सकती है? मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकल एक तरह से जो टॉक्स के बाद एक स्टेबिलिटी हमें नज़र आ रही थी एक सियासी तौर पर, और एक गैर यकीनी की सूरत हाल में पहले से कमी नज़र आई थी, मेरा ख्याल है वो बढ़ जाएगी। और आपने देखा है कि पिछले 2-3 दिन से जो स्टॉक मार्केट है वो भी जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, इसका मतलब यही है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो वाकई मौजूद है और ये आगे जाके बढ़ेगी अगर इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ लोगों के ऊपर मुश्तमिल एक इत्तेहाद जो है वो बना के पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के साथ या एक लार्जर एजेंडे के साथ जो है वो सामने आए, तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए इसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। अगर वो सड़कों के ऊपर निकलने का ऑप्शन इख्तियार करते हैं या वो अपने जो एहतजाज का कार्ड है वो खेलते हैं, या उनको इस बात की उम्मीद है कि कोई अमेरिका की तरफ से कोई प्रेशर आएगा या प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से कोई उनको दबाव उन पे इस हुकूमत पे आ सकता है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ऐसी चीज़ होगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होगी देखनी कि इमरान खान साहब जो हैं वो आखिर उनका बिलाखिर मकसद जो है वो क्या होगा, वो इस हुकूमत का खात्मा होगा, हुकूमत को घर भेजना होगा या उनकी सिर्फ अपनी रिहाई होगी। ठीक है। ये अच्छा, आपकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए कौमी असम्बली ने बहुत जल्दी में कल पैका एक तरमीमी बिल मंजूर किया। जो साफ़ी कम्युनिटी है वो इसके खिलाफ सरापा एहतजाज है, इससे पहले भी वो इजहार कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए। अब आप बीइंग सीनियर जर्नलिस्ट इसको कैसे देखती हैं और गवर्नमेंट आपके ख्याल में इस एक्ट से क्या हासिल करना चाहती है और ख़ास तौर पर मीडिया की आज़ादी इजहार राय के ऊपर क्या असरात मुरतब देखती हैं आप इस पैका एक्ट के? देखिए, पीका एक्ट जो है वो बिल्कुल उसमें मुशावरत होनी चाहिए थी स्टेक होल्डर्स के साथ, ख़ास करके मीडिया के साथ, मगर ये सोशल मीडिया की एक अथॉरिटी जो है वो बना दी गई है जिसके इख्तियारात वगैरह जो हैं कानूनी तौर पर, और ये पहले भी कोशिश की गई थी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी कोशिश की गई थी, लेकिन उस वक्त उनको नाकामी हुई थी। लेकिन अब बड़े चुप करके तमाम सियासी जमातों ने इसके ऊपर देखा जाए तो समझौता किया है। ये इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी वोट किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बायकॉट करके इसको फैसिलिटेट किया है, और एक तरह से लगता है ऐसे है कि इस मामले के ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूर गैलरीज़ के साथ खेलेगी, लेकिन एक भरपूर अपोजिशन के तौर पर जिस तरह से उनको आवाज़ उठा सकते थे वो नहीं उठाई। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, हर हुकूमत का दिल चाहता है कि वो रेगुलेट करे मीडिया को और ख़ास करके सोशल मीडिया को। इसमें कोई दो राय नहीं है कि फ़ेक न्यूज़ एक बहुत बड़ा आज़ादी इजहार के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है, और ये ख़तरा पाकिस्तान में हर वक्त मौजूद है, हमा वक्त मौजूद है। इसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा भी हुए हैं, और हमने देखा है कि फेक न्यूज़ के कारोबार से लोगों ने ज़रूर कमाया होगा, लेकिन सहाफ़त को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसका हल जो है वो जो क्रिमिनल सज़ाएँ हैं वो, यानी सज़ा 3 साल की रखी गई है और 20 साल जुर्माना पूरी दुनिया के अंदर हुआ है, लेकिन सज़ाएँ हमने पहली बार देखी हैं कि इसके अंदर जो है वो शामिल की गई हैं। इसने इस बिल को और ज़्यादा मुतनाज़ा बना दिया है, और यही वजह है कि तमाम जो इस वक्त सहाफ़ती तंजीमें। राइट आसमा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड एनालिसिस। बहुत शुक्रिया। आसमा साहिबा ने भी अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए ये कहा कि ये टेम्परेचर नीचे जाता नजर नहीं आता। ऑब्वियसली सूरत हाल कुछ खास पहले खुशगवार रही भी नहीं है, लेकिन देयर इज अनदर क्वेश्चन कि तहरीक इंसाफ के पास और ऑप्शंस क्या हैं, बिकॉज एहतजाज के हतमी सारे तरीके तहरीक इंसाफ अब तक इस्तेमाल कर चुकी है, सिविल नाफरमानी का भी इंदिया दे चुकी है। सो व्हाट इज नेक्स्ट, यू नो, उनके पास और अगला वो हतमी कार्ड क्या है जो अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनको ये खौफ हो, ये एक तज्जिया आप कह सकें, उनको ये खौफ हो कि अगर ये मुतालबात मान लिए जाते हैं तो उनकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा, फिर वो सियासत किस पॉइंट पे करेंगे? नहीं, अल्टीमेटली अगर मेरे ख्याल में अगर जुडिशल कमीशन बन जाता तो उनकी सियासत मजीद बेहतर उनके ख्याल में हो सकती है, बिकॉज वो फैक्ट जिसको डिनाई करते हैं शायद उनके ख्याल में कमीशन उसको इंडोर्स कर देता है। जी चले हम इंतजार करते हैं, सो दैट्स इंपॉर्टेंट, खुली जाएगी अब जिस तरह की
सूरत हाल बन रही है, हमारी स्टॉक एक्सचेंज ने भी बताया और हमें भी लग रहा है कि अच्छा नहीं है। मुल्क की सियासत के अंदर स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई बिलीव कि तहरीक इंसाफ रीथिंक करे, दोबारा से टेबल पे आए और मुज़ाकरात से मसला हल। मेरा भी यही ख्वाब है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर होने चाहिए, और वो कब बेहतर होंगे जब एक स्टेबिलिटी आएगी मुल्क के अंदर। और ख्वाबों के मुतालिक ही हमने अगली बात भी करी। ख्वाबों की दुनिया में रहिए आप, ख्वाबों की दुनिया में। आई होप कि ख्वाबों की दुनिया में ना रहें और ये जिंदगी। मैंने देखा है बहारों में चमन को जलते, है कोई ख्वाब की ताबीर बताने वाला। है ना, है बिल्कुल है। कहा जाता है कि ख्वाब जो है ना वो महज नींद में होने वाला एक वाक़या नहीं होते, बल्कि ये हमारे लाशऊर की खिड़कियां होते हैं। वाह, खूबसूरत। ख्वाब जो है हमारी ज़िंदगी के वो रास्ते जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कभी हम अपने ख्वाबों में गुम हो जाते हैं, तो कभी कोई ख्वाब हमें सारी ज़िंदगी याद भी रहता है। लेकिन क्या ख्वाबों में कोई पोशीदा पैगाम भी होता है? क्या ये हमें फ्यूचर के बारे में भी बताते हैं? बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं, और ये भी सवाल पूछा जाता है कि क्या ख्वाबों की ताबीर हमारे मुस्तकबिल के बारे में पेश कोई भी कर सकती है? तो इसके ऊपर हमने बात करनी है। तो आप पूछ रहे थे कि कोई है हमारे साथ ख्वाबों की समराना है, पता नहीं, अब देखते हैं समय कुछ नए ऐसे मुश्किल ख्वाब बताने वाला हो ना, देखते हैं कितनी ताबीर आ जाता है। समराना, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? I am super good, अल्हम्दुलिल्लाह। ऑलवेज लुकिंग ग्रेट समराना। सबसे पहले तो हमें बताइए शब रोज़ ठीक गुजरे आपके, और उसके साथ साथ ये हम बार बार जो ख्वाबों का तस्करा ले आते हैं, क्या ख्वाब पूरे हो भी रहे हैं पाकिस्तानियों के, क्या मुश्किलात का शिकार हैं? फिर हम टेक्निकल साइड पे तो बाद में आते हैं। जी साहब, बिल्कुल ऐसा है। ख्वाब जो है वो इस कदर इम्पोर्टेंस रखते हैं आपकी लाइफ में। और अगर देखा जाए तो जो हमारा एशियन नॉलेज है, जो हमारे पैगंबरों का और अंबियाए कराम का जो नॉलेज है, वो भी जो है वो ख्वाबों की ताबीर बताया करते थे। तो आप देखिए कि ख्वाबों की ताबीर की इस कदर जो है वो इम्पोर्टेंस है। और अल्लाह ताला आपकी ज़बान मुबारक करे, और हमारी जो कौम है उसके भी ख्वाब जो है वो इंशाल्लाह इस साल में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अच्छा समराना, अगर ख्वाब में पॉलिटिक्स हमें नजर आती है तो इसकी ताबीर क्या हो सकती है? वैसे आप जेल जाने वाली जी समराना। इसकी ताबीर ये हो सकती है कि अनकरीब आप लोगों में से शायद कोई पॉलिटिक्स की तरफ जाने वाला है। नहीं, आप ये भी कह सकती हैं कि आपका बुरा वक्त शुरू होने वाला है। ये इस्तारा है अगर आपको सियासत नजर आ रही है। पाकिस्तान में सियासी हालात कुछ अच्छे नहीं है। अच्छा, कमिंग टू द टेक्निकल साइड, कहते हैं जो हम सोचते हैं वो हमारे ख्वाबों में आता है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें भी समराना ख्वाबों में आती हैं जो हम सोचते भी नहीं है। आउट ऑफ द वे ऐसे मनाजिर, ऐसे लोग, हम कहते हैं ये मेरे ख्वाब में क्या कर रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह टेक्निकली क्या है, थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल सर, एक तो ये अगर हम साइकोलॉजिकली इसको देखते हैं तो दिस इज साइकोलॉजिकल प्रूवन थिंग कि अगर आप ज़्यादा देर तक जो चीज़ देख रहे हो, जो स्क्रीन देख रहे हो, या जो मूवीज़ देख रहे हो, या जिन लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है सबकॉन्शियस में आपकी वो चीज़ें हमेशा से रहती हैं। और मोस्टली ये होता है कि वो चीज़ें आपको ख्वाब की सूरत में अपीयर हो जाते हैं, जो कि ख्वाब मीनिंगलेस होते हैं। अब मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने लगी हूँ ख्वाबों के हवाले से, कि सपोज अगर नेगेटिव ख्वाब आते हैं, जो कि लोग हमेशा से गूगल करते हैं या फिर यूट्यूब सर्च करते हैं कि जो है वो नेगेटिव ख्वाब आते हैं, उनकी ताबीर ढूंढने की जो क्यूरियोसिटी होती है उसमें लग जाते हैं। इस हवाले से मैं बिल्कुल जो है वो इस चीज़ को मना करूंगी कि अगर कोई भी आपको किसी भी टाइप नेगेटिव ख्वाब आता है, मोस्टली मेरे पास ये क्वेश्चंस आते हैं कि हमें ख्वाब में कुत्ता आया है या फिर सांप आया है या कुछ नेगेटिव चीजें आती हैं। ऐसे ख्वाब को आपने कहीं पे भी ना तो बयान करना है और ना ही खुद से जो है उसकी ताबीर देखनी है, बिकॉज इसका अच्छा, जो नहीं समराना, तो इसका कोई इम्पैक्ट जो है वो साइंटिफिक होगा या फिर इसका रूहानियत से हम कह सकते हैं कोई ताल्लुक है? क्योंकि ये चीजें हमने भी सुनी हुई है कि कोई बुरा ख्वाब आए तो किसी को बताना नहीं चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जो हैं वो पैगंबर्स ने कहा कि रूहानियत, ये बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी और रूहानियत वाली साइड भी है। फिर ये कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि अगर नेगेटिविटी को इनवाइट करेंगे तो वो फौरी से रिएक्ट करेगी। और मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दूं कि अगर आप ख्वाब बताते हो और वो नेगेटिव है तो उसकी नेगेटिविटी अगले 40 साल तक आपके साथ चलती है। सपोज वो चीजें अगर नहीं भी होने वाली, लेकिन जो सारे नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, नेगेटिव फोर्सेस हैं, वो उसको पुश करने में लग जाते हैं। अच्छा समराना, ये बताइए, अगर मैं, क्योंकि कुछ जेनेरिक चीजें हैं ना जो इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, आपने जानवरों, कुत्ते और सांप का जिक्र किया,
इनको दुश्मन के साथ मुस्तार है कि जी दुश्मन है। इसी तरह से अगर मैं कुछ चीज़ें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे सहरा है, समंदर है, जंगल है, इस तरह के कुछ इस्तारे हैं जिनसे हम थोड़ा सा अपने ख्वाबों को खुद डिफाइन कर सकें कि अगर मुझे ये नज़र आ रहा है तो शायद ये मुझे इस तरफ रेफर कर रहा है, या कोई इल्म की निशानी है या कोई परेशानी की निशानी है। कुछ आप ऐसा डिफाइन कर पाए हमारे देखने वालों के लिए? बिल्कुल जी, जैसे अभी आपने बताया है कि सांप, कुत्ता, बिच्छू या फिर बंदर और हाथी, ये अगर आपके ख्वाब में आते हैं तो ये आपके वर्स्ट दुश्मन होते हैं। तो आपको उसी टाइम पे जो है वो केयरफुल हो जाना चाहिए इन चीजों से। कोई हिडन दुश्मन या छुपा हुआ दुश्मन जो है वो आपकी लाइफ में आपको डिस्टर्ब है, ठीक है। अगर पॉजिटिविटी की तरफ जाए तो फ्रूट, जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो होता है कि अगर एक ही ख्वाब आपको बार बार आ रहा है, सपोज 1 से 2 से 3 या 4 दफा आ रहा है, तो उसको फिर निगलेक्ट नहीं करना। आप उसके पास जाएं जो के ख्वाबों की ताबीर जानता है, ताकि वो आपको अच्छे तरीके से जो है वो गाइड करे। जिस तरह कोई भी गलाजत की नेगेटिविटी या कोई गंदा जानवर है वो ऑलमोस्ट नेगेटिविटी की तरफ इशारा करते हैं ना, तो वो आपके हासिदीन या दुश्मनों में इंडिकेशन हो सकता है। अच्छा समराना, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बड़े बेहंगम से भी ख्वाब आते हैं। वो आप सुबह उठते हैं तो आपको एक तो याद नहीं रहते, और एकदम से याद भी आए तो आपको कहते हैं ये मैंने क्या देखा था, कुछ समझ ही नहीं आया। एक तरफ कुछ हो रहा होता है, अचानक से दूसरे लम्हे जो है ना आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंचे होते हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग एल्स। इस तरह के ख्वाबों का क्या मतलब होता है? क्या होता है तो जानते होंगे कि जो हम इन ख्वाबों को कंसीडर नहीं करते, जो ख्वाब हमें फजर के टाइम पे आते हैं या जो ख्वाब आपको 3 से 4 दफा आ रहा है या बार बार आता है, उसका जरूर जो है वो कोई इंडिकेशन है, वो कोई इंट्यूशन है, उसको आपने लाइट नहीं लेना। बाकी अगर जिस तरह के कोई बेहंगम ख्वाब आते हैं, अच्छा उसका एक मेडिकली भी लेख हो सकता है कि अगर अब बॉडी में पानी का जो इनटेक है वो जब कम होता है तो इस तरह के जो ख्वाब है वो मोस्टली कम तरीके के ख्वाब, असल में मसला ये होता है वो आपको आना। बहुत से लोगों को और लाइटर नोट गैस के मसाइल चल रहे होते हैं, दे से कि हमें हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। सो हमारे पाकिस्तानियों के साथ भी ये मसला है कि मसला कहीं और होता है, वी थिंक कि कोई रूहानी मसला चल रहा है। अच्छा, वो इस्तारों की आप बात करी थी, मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ उसके अंदर। अगर किसी को समंदर नजर आता है, सहरा नजर आता है, जंगल नजर आता है, या कोई मोटी मोटी ऐसी 2 4 5 चीजें बताएं कि अगर ये देखते हैं तो उसका ये मतलब हो सकता है पॉसिबली, प्लीज। अगर पानी आपको नजर आता है या फिर समंदर या सहरा जो कि साफ सुथरा है, गंदा नहीं है, तो इसका मतलब ये हो सकता है, इंडिकेशन होती है कि विजडम और नॉलेज जो है आपकी लाइफ में आएगा। जैसे आप सहरा में सम टाइम लोग कहते हैं कि हम लोग भटक रहे हैं या भटक देखा है, तो इस कि आप अपने रास्ते से डिट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आप जो है नहीं, वी हैविंग सम सीरियस ऑडियो इश्यूज। आई विश कि इसको फिक्स कर सकते, लेकिन जो लोग इसका जवाब सुनने के लिए बेताब हैं, तो डिजिटल पे हम इसको सही वाला पोस्ट कर देंगे, और दूसरे कि हम दोबारा कोशिश करेंगे समराना से एक सेशन करें ताकि हमें पता लगे। बहुत शुक्रिया समराना का, अगर वो हमें सुन सकती हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बहरहाल जी, अब एक ब्रेक लेते हैं। अच्छे अच्छे ख्वाब देखिए, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। वो जो पैसों वाली आप बात कर रहे थे ना, तो अगर आप फ्रूट्स वगैरह देखते हैं ना तो उससे भी इंडिकेशन हो कि आज से फ्रूट्स अपने घर में जमा करना शुरू करें। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। एक और अहम मौजू जिस पे हमने बात करनी है, मुल्क के कई शहरों की तरह, कई हिस्सों की तरह पेशावर में भी जो गदाकरी है, बैगिंग है, एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत चलने का इंकिशाफ हुआ है, और इसके खिलाफ एक भरपूर मुहिम भी अब पेशावर में शुरू कर दी गई है। इसमें जो गदाकरी के धंधे में मुलव्विस लोग हैं, तकरीबन 24 ऐसे ठेकेदार हैं जिनको निशानदेही की गई है, और उनकी गिरफ्तारी के लिए ठेकेदारों का नाम दिया गया। इट्स अ $1 मिलियन बिजनेस, आई मीन छोटा बिजनेस नहीं है। और अब तक ये जो पेशावर के हवाले से ऑपरेशन है ना, इसमें 120 गदागरों को रिपोर्टेडली हिरासत में भी लिया गया है। कुछ मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं, और इसका शिकार सिर्फ पेशावर नहीं है, इस्लामाबाद भी है, लाहौर भी, हर शहर है हमारा, और ये कब एक कहना चाहिए ना एक वायरस की तरह फैल गया। तो हमने कहा जरा इन पर्टिकुलर ये वीडियो जो हम दिखा रहे हैं ना, इसमें बच्चा बैठा हुआ है और माजूर अपने आप को शो कर रहा है, लेकिन जब उसको पकड़ने आते हैं तो वो उठ के भागना शुरू कर देता है। कई तो हमने भी माजूर खड़े कर दिए ऐसे बैठे बैठे शुगल में। इस वक्त हमारे साथ कमिश्नर पेशावर हैं रियाज महसूद साहब, उनसे जरा रिपोर्ट लेते हैं कि वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, कैसे इस मसले को आगे लेकर चल रही है। रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी।
जी, कैसे हैं रियाज साहब? आई होप ठीक ठाक होंगे। ज़रा बताइए, इस ये जो मुनज़्ज़म नेटवर्क चल रहा है गदागरों का, इसका इंकशाफ किस तरह से हुआ? बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया गया या फिर आप तक रिपोर्ट्स पहुंची थी कि ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पर? हाँ, सबसे पहले तो मैं हम न्यूज़ और आपकी टीम का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप ये जो हम एफर्ट कर रहे हैं इसको आप कवरेज दे रहे हैं। आई होप कि मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी। जी बिल्कुल ठीक आ रही है। जी आप कंटिन्यू करें। अच्छा, इस तरह है कि ये जो गदागरी है, बैगरी है, पूरे अनफॉर्चुनेटली पूरे मुल्क को इसने अपने लपेट में लिया हुआ है। तो पेशावर की में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ासकर हमारी जो सूबाई हुकूमत है और अली अमीन ख़ान की क़ियादत में जब ये शुरू में आई तो हमने एक प्लान बनाया और वो ये था कि पेशावर को जो ड्रग एडिक्ट्स हैं उनसे फ्री किया जाए और साथ में जब ड्रग एडिक्ट्स से हम इनको फ्री कर लें फिर उसके बाद हम बैगरी के ऊपर तवज्जो देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो ड्रग एडिक्ट्स थे, अभी आपको पेशावर में एक भी ड्रग एडिक्ट नहीं नज़र आएगा। उनको सबको हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में शिफ्ट कर दिया है और उनका हम इलाज कर रहे हैं। अब हम पिछले आज तीसरा दिन है कि हमने एंटी बैगरी मुहिम चलाई हुई है और इसकी तफसील मैं थोड़ी सी आपको ये दूंगा कि ये हमने जो भी पहले अगर ड्रग एडिक्ट्स का काम था तो उसके लिए हमने एक बेहतरीन होमवर्क किया और यही वजह है कि उसके बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। इसी तरीके से बैगरी का सबसे पहले हमने एक सर्वे किया कि पेशावर डिस्ट्रिक्ट में कितने बैगर्स हैं। फिर उसके बाद हमने उनके लिए उनको कैटेगराइज़ किया। जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी हो गया और साथ में स्पेशल ब्रांच हो गया और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क था कि कितने बैगर्स हैं, इसमें ख़वातीन कितनी हैं, इसमें बच्चे कितने हैं, हमारे सूबे से बाहर सूबों से कितने बैगर्स आए हुए हैं और ये सारा हमने डाटा कलेक्ट किया। फिर उसके बाद हमने इसके लिए सूबाई हुकूमत से अप्रूवल ले की, इसकी फंडिंग के लिए पैसे वो किए। तो अब हमने पिछले आज तीसरा दिन है कि हमने कोई 350 के करीब बैगर्स को पेशावर की रोडों से, मार्केटों से, चौकों से ये हमने उनको उठा लिया है। जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं जो तकरीबन 24 हमने अनअर्थ किए हैं, उनमें से 6 को हमने अरेस्ट कर लिया है और उनको इंशाल्लाह जो हम उनके खिलाफ हमने FIRs कर दी है। और इसमें FIRs में कौन सी दफा लगेगी जो बैगर्स को आपने पकड़ा है और फिर जेल है सजा उधर क्या होगी? इसमें वैग्रेंसी एक्ट है जिसमें 6 महीने तक सज़ा है और तकरीबन 1 लाख रुपए जुर्माना है। तो उसके तहत हमने इनको चार्ज किया है। फिर ये जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं ये इनको ट्रांसपोर्टेशन भी मुहैया करते हैं, ये इनको शेल्टर भी देते हैं, ये इनको खाने भी देते हैं, इन्होंने गाड़ियाँ हायर की हुई हैं, फिर इन्होंने चौक्स आइडेंटिफाई किए हैं। बिजनेस बनाया है। रियाज साहब, सवाल मैं ये करना चाह रही थी कि गिरफ्तारियां होती हैं, इस तरह की कैंपेन्स चलाई जाती हैं, खास तौर पर बैगर्स के खिलाफ उनको पकड़ा जाता है, जेलों में भी डाला जाता है, लेकिन क्या होता है कि 6 महीने बाद, साल बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो दोबारा से वही काम शुरू कर देते हैं। ऐसा क्या किया जा रहा है मुख्तलिफ इस कैंपेन के अंदर कि उनको दोबारा से वो इस तरफ ना आए और दोबारा से वो सड़कों पर भीख मांगते हुए ना नजर आए? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जैसे मैंने आपसे कहा कि हमने मुख्तलिफ बैगर्स की कैटेगराइजेशन की हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो बैगर्स हैं जो हमारे सूबे से बाहर के हैं। अच्छा, मैंने आपसे कहा कि उनको तो इंशाल्लाह जो बाहर से हैं हम उनको जो मुताल्लिका सूबे हैं उनकी एडमिनिस्ट्रेशन और उनकी हुकूमतों के हवाले करेंगे, नंबर 1। हमारे जो अपने बैगर्स हैं फिर उसमें फर्दर हमने आइडेंटिफिकेशन की हुई है, बाइफर्केशन की हुई है कि इसमें एक्चुअल नीडी कितने हैं, प्रोफेशनल्स कितने हैं, बच्चे कितने हैं। अब अगर जो बड़े हैं उनके लिए हमने दारुल कफाला बनाई हुई है, उधर उनको फ्री शेल्टर दिया जाएगा, उनको फ्री खाना दिया जाएगा और उनके जो हमारा टेफ्टा है, टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, उनसे हम उनको ट्रेनिंग दिलवा के, उनको सर्टिफिकेट दिलवा के उनको हम अपने माशरे का ज़िम्मेदार शहरी बनाएंगे। जो बच्चे हैं उसके लिए हमारा स्ट्रीट चिल्ड्रन का मरकज़ है और स्ट्रीट चिल्ड्रन में उनकी बेडिंग, उनके रहने सहने का, उनका फ्री खाने का ये और उनकी एजुकेशन का
ऑलरेडी हमारी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है, और आई विश कि मैं आपको वीडियो दिखा सकता कमिश्नर साहब, जैसे अच्छे घर का माहौल होता है वैसा माहौल उन बच्चों को हम दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा प्लान है। लेकिन ये जो अब तक लोग आपने गिरफ्तार किए हैं, डोंट यू थिंक ये बहुत कम है? अगर एक सिग्नल पे आप खुद भी जाते होंगे, एक सिग्नल पे खड़े हो जाएं, तो मैंने तो हिसाब रखा हुआ है कि आफ्टर एवरी 30 सेकेंड, हर 30 सेकंड के बाद, या कहीं आप खड़े होकर फैमिली के साथ कुछ खा पी रहे हो, हर 30 सेकंड के बाद एक भिखारी आता है आपके पास। तो ये जो तादाद पकड़ी गई है पेशावर शहर की आबादी के तनासुब से या गदागरी के तनासुब से, कम नहीं है अभी तक? बिल्कुल आपकी बात 100% ठीक है। एक तो आज हमारा तीसरा दिन है, आज हमारा तीसरा दिन होगा। इससे पहले सिर्फ 2 दिन ये कैंपेन चली है। इनिशियली हमने पहले दिन फोकस किया कि इनके जो हैंडलर्स हैं, जो ठेकेदार हैं, उनके ऊपर हाथ डाला जाए और वो मैक्सिमम जो है ना हमारे हाथ में आ जाए। तो वो 24 में से अभी तक 6 हमारे, तो वैसे जो पकड़े रियाज साहब अमीर लोग हैं, सही तगड़े पैसे वैसे और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है इनके। हमें पता चला है कि ये जो ठेकेदार आपने पकड़े हैं, ये जो पकड़े जाते हैं, ये बड़े बासर होते हैं, बड़े तगड़े होते हैं, इनके पास बड़े पैसे वैसे हैं, उनके बड़े रेफरेंसेस भी होते हैं। तो ऐसा कोई केस सामने आया है? जरा इस हवाले से हमें बताइए। देखिए ये बिल्कुल बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं। मेरी आवाज़ आपको आ रही है मेरे ख्याल? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है, बिल्कुल आ रही है, प्लीज़ बोलिए। अच्छा, इस तरह है कि ये बड़े रिसोर्सफुल लोग होते हैं, वेल कनेक्टेड होते हैं ये, जब और ये प्रोफेशनल्स होते हैं। इन्होंने पूरे अपनी मार्केटिंग के लिए इन्होंने पूरे शहर का सर्वे किया होता है कि कौन से चौक में उसकी मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी। हमने भी एक सर्वे किया था, पेशावर की मुख्तलिफ चौकों का हमने भी सर्वे किया था, और उसमें हमने भी कैटेगराइजेशन की थी कि पर बैगर पर चौक ये दिन में कितना पैसा कमाते हैं। तो जो पेशावर में जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग चौक है वो हमारी ये पेशावर क्लब जो सदर में है, ये चौक था। और इसमें पर बैगर आपको हैरान ये होगी कि 12 से 14 हज़ार पर बैगर एक दिन में कमाता था। एक दिन में कमा? तो ये इस तरीके से हमने सब मुख्तलिफ चौकों की एक चौक 3 लाख कमा रहे महीने का 3 लाख कमा रहे। और फिर ये बैगर जो है ना, एक बैगर जो है, फिर ये जो वो हैं हैंडलर्स हैं, इनके ठेकेदार जो हैं, इनका आपस में भी बड़ा अच्छा टीम वर्क होता है। इन्होंने चौक्स जो है ना आपस में तकसीम की होती है कि फलाने चौक में किसके कितने बंदे होंगे और फलाने चौक पे कितने। वो आप बता रहे थे कि इनके पास बड़ी तगड़ी सिफारिशें भी होती हैं। जब कोई बैगर पकड़ा जाता है तो बड़ी तगड़ी सिफारिशें भी लड़ाता है। वो जरा थोड़ा सा किस्सा हमें बताएं ना, हमारे देखने वालों के लिए दिलचस्पी होगी उनकी कि इनके कनेक्शंस मैं आपको बिल्कुल परसों एक हमने जो ठेकेदार साहब पकड़े थे जिनके ऊपर हमने FIR और अभी भी वो जेल में है, उसके लिए कोई 6 से 7 कालें तो मेरे पास आई है। और उसमें इंटरेस्टिंगली, क्योंकि आजकल तो चैनल जो है ना, हमारे एंकर जो है ना, वही हमारे सेलिब्रिटीज़ बने हुए हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं। वो मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं और बड़े मशहूर एंकर हैं। उन्होंने भी एक की सिफारिश की थी कि यार ये किस केस में पकड़ा गया और ये कैसे इसके वो हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इतने वेल कनेक्टेड किया, या अपने दोस्त से पूछा, वो जिन एंकर की बात करें कि भाई आपको भी तो हिस्सा नहीं आ रहा, आप क्यों सिफारिश कर रहे हैं इनकी? नहीं, ये सवाल तो मैंने उनसे नहीं पूछा, लेकिन बहरहाल मैंने आपको इशारतन बता दिया। नहीं ठीक है, ये आप लोग भी मतलब ऐसे लोग somehow understand जी, हमारा किसी ठेकेदार से कोई ताल्लुक नहीं है डियर व्यूअर्स, लेकिन इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन कमिश्नर साहब दे रहे हैं। अच्छा साहब, आपको ये मुश्किल कितना लग रहा है, क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है, हमें मालूम है, और आपने खुद भी कहा कि कनेक्टेड है। चलो ये तो आपका जाती ताल्लुक उन एंकर साहब से होगा, कल हो सकता है आपका कोई मिनिस्टर आपको फोन कर दे कि जी आप इनके ऊपर जरा नरमी दिखाएं, तो फिर इसका क्या हल करेंगे? इसका क्या मैकेनिज्म आपने बनाया है? मुकम्मल आपके पास हुकूमत की तरफ से सपोर्ट हासिल है? थोड़ा सा मैकेनिज्म हमें बता दें। मैंने आपसे कहा ना कि जब हम ये काम शुरू कर रहे थे तो इससे पहले हमने अपना बड़ा अच्छा होमवर्क किया हुआ था। एक तो होमवर्क में जो चीज़ें शामिल थी कि जो भी मुताल्लिका डिपार्टमेंट्स थी, हमने सब आपस में बैठकर मीटिंग्स की और कलेक्टिव विजडम के तहत हमने ये पॉलिसी बनाई, और फिर हम ये पॉलिसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के सामने हमने रखी। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हमारे साथ है और साथ था, और इस पॉलिसी की अप्रूवल चीफ मिनिस्टर अली अमीन खान गड्डापुर ने दी थी। और सिर्फ हमने बैगर्स को बाजार से उठाना नहीं है, इसमें बच्चे भी हैं, इसमें ख़वातीन भी हैं, इसमें एक्चुअली नीडी लोग भी हैं जिनको हुकूमत की सपोर्ट भी चाहिए। तो उसके लिए हुकूमत ने हमें कोई 7 करोड़ के करीब अब फंड भी दिया है। और इसमें जो बच्चे हैं उनके लिए हमारा जो मरकज़ है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन है,
उनमें उनका मुफ्त रहना सहना, उनके कपड़े, उनके खाना पीना, उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त और फिर टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग जो हमारी डिपार्टमेंट है वो इनको प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी देती है। ऑल द वेरी बेस्ट। हमारी सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ है। आई होप आप इसमें कामयाबी भी हासिल करें। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। कि लोगों को भी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ताउन करना चाहिए इस मैनेज को खत्म करने के लिए। 42 अरब डॉलर की ये इंडस्ट्री है पाकिस्तान में एनुअल, 42 अरब डॉलर, और ये पाकिस्तान की जीडीपी से, जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट करंटली आई जुलाई के अंदर, जी अरब डॉलर की, और ये हमारी जीडीपी से 12% ज्यादा है। एक ब्रेक लेते हैं जी, यहाँ पे ब्रेक ही बनती है। स्टे विद अस। जी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुश आमदीद आपको कहेंगे। क्रिकेट का सीज़न जो है बाकायदा तौर पर शुरू होने वाला है। वैसे तो एक सीरीज़ चल भी रही है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, जो कल सेकंड होने वाला है उसका, कल यानी कि हफ्ते को होने वाला है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आगाज़ जो है वो 19 फरवरी से हो रहा है। मेगा इवेंट के लिए तैयारियाँ आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस है उसकी मेज़बानी पिंडी स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल बैंक कराची स्टेडियम में की जाएगी। और दोनों स्टेडियम की तामीर और अपग्रेडेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। इतना हसीन लग रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम। नेशनल स्टेडियम में देख नहीं सका, जाना तो हुआ था कराची, लेकिन कज़ाफ़ी स्टेडियम लुक्स ब्यूटीफुल और सो इज रावलपिंडी का। तो हमने कहा जरा आपको क्विक अपडेट, वैसे विद द टाइम हम आपको अपडेटेड रखे हुए हैं कि आपके स्टेडियम्स कैसे बन रहे हैं। लोग बड़े खुश भी हैं, बड़ी जबरदस्त फोल्डिंग चेयर्स वगैरह लगाई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा कंसर्न ये कि काम टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, क्या काम मुकम्मल हो पाएगा या नहीं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, वहाँ पे LED लाइट्स भी लगा दी गई हैं, कुछ स्क्रीन्स भी नस्ब हुई हैं। हमारे साथ उस्मान है, उस्मान वहीं पे खड़े हैं और थोड़ा सा परेशान कुन भी लग रहा है कि काम कैसे होगा। उस्मान से ज़रा अपडेट ले लेते हैं। उस्मान, ताज़ा तरीन क्या है, आपको देख कर क्या लग रहा है, ये काम जो इतना ज़्यादा अभी बाकी है ये हो जाएगा अगले 10, 12, 15 दिनों में मुकम्मल? क्या तफसीलात हैं ताज़ा तरीन कज़ाफ़ी से? देखें, परेशान तो मैं नहीं, अंदर जो है मील के आखिरी मरहले में है और वो आप कह रहे थे ना कि टाइम कम है और मुकाबला सख्त है, ऐसे ही है यहाँ पर भी, क्योंकि जो फिनिशिंग वर्क है वो अब इस वक्त शुरू हुआ है और मैं इस वक्त PCB ऑफिस बिल्डिंग के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर ये 4 मंजिला इमारत है और इसके जो पहले और जो दूसरा फ्लोर है उसके ऊपर काम तकरीबन मुकम्मल है, शीशे लग चुके हैं। इसके अलावा क्लैडिंग पैनल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो फ्रंट एलिवेशन है वहाँ पर। इसके साथ साथ अगर हम इसके अंदरूनी हिस्से की बात करें जो कि पवेलियन बिल्डिंग है जो नई बनाई गई है, उसके भी 4 फ्लोर हैं। 4 में से जो पहले 2 फ्लोर हैं उस पर काम तकरीबन 90% से ज़्यादा मुकम्मल हो चुका है। अंदर AC की फिटिंग हो चुकी है, लाइट्स लग चुकी हैं और इसके अलावा जो डेस्क और जो दीगर फर्नीचर है वो आइंदा चंद रोज़ में यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुँचा दिया जाएगा, क्योंकि ICC को ये स्टेडियम 30 जनवरी तक हवाले करना है, क्योंकि यहाँ पर ICC का एक सेक्रेटेरिएट बनना है चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में, और तभी इसीलिए यहाँ पर काम तेज़ी से हो रहा है। और PCB की जो इंतज़ामिया है वो इसी वजह से जो पहले 2 फ्लोर्स हैं उनके ऊपर काम तेज़ी से कर रही है ताकि वो लग ऐसा रहा है वो यहाँ पर आकर अपना काम शुरू करते हैं और उसके बाद जो बकिया काम है रिकॉर्ड बनाना है कि जल्द से जल्द इसकी अपग्रेडेशन है। जरा बताएं नया क्या क्या है कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो नया लगाया गया है? नया इसके अंदर ये है, एक तो स्टेडियम पूरा का पूरा ही मैं तो कहूँगा कि नया बन गया है, क्योंकि सिर्फ एक जो बिल्डिंग है फार एंड बिल्डिंग वो सिर्फ पुरानी है, बाकी पूरा स्टेडियम नया तैयार हुआ है और जदीद तकाज़ों पर ये पूरा उतरता है। और इसके अंदर फोल्डिंग चेयर्स लग रही हैं अंदर स्टेडियम के अंदर मुख्तलिफ स्टैंड्स में। इसके अलावा SMD स्क्रीन्स, रिप्ले स्क्रीन्स काफ़ी बड़ी हैं, एक 30 बाय 22 फीट की है और एक 30 बाय 80 फीट की बहुत बड़ी स्क्रीन है जो कि रिप्ले स्क्रीन कज़ाफ़ी स्टेडियम की दोनों जानिब लगाई जा रही हैं। इसके अलावा जो फ्लड टावर्स हैं, जी जो फ्लड टावर्स हैं वो भी जदीद हैं, उसके अंदर LEDs लगाई गई हैं जदीद किस्म की, और ये तमाम जो लाइट्स हैं और जो SMD स्क्रीन है ये बैरून मुल्क चाइना और इसके अलावा अमेरिका और इंग्लैंड से बरामद की गई हैं। और इसी तरह जो बाकी जो चीज़ें हैं जिस तरह आई होप आप भी क्रिकेट लवर होंगे, लाहौरी हैं तो होंगे। आई बिलीव क्वालिटी कैसी है कि मेरा एक बड़ा कंसर्न है, हमने अपने एनालिसिस पे भी जाना है, भट्टी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन क्विकली हमें बता दीजिए क्वालिटी आपने देखी है, कहीं क्वालिटी पे जल्दी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हुआ खुदा ना खास्ता? आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है? क्वालिटी पे फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नज़र तो नहीं आता, क्योंकि जितना भी काम हुआ है वो जो फ्रंट बिल्डिंग है वो सीमेंटेड है और इसके अलावा जो पिछली पवेलियन बिल्डिंग बनाई गई है स्टेडियम के अंदर वो स्टील के ऊपर बनाई गई। इसी वजह से ये जो कंस्ट्रक्शन है 5 महीने के अंदर मुकम्मल तकमील के करीब पहुँच चुकी है। और इसी तरह जो अगर हम लाइट्स के रिजल्ट की बात करें तो उसकी बाकायदा तौर पर टेस्टिंग भी हुई थी और ये
प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि पहले जो लाइट्स थी, राइट उस्मान, उम्मीद तौर पे हम अगर जो कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स हैं ना वो जानते हैं कि 5 महीने में 5 मरले का घर नहीं बनता है, उसको टाइम चाहिए होता है। मैं तो अभी तक अटकी हुई हूं, फिलहाल उन्होंने बात की, फिलहाल तो हमें नजर नहीं आया। होप आगे भी जाके आपको कोई ना क्वालिटी का कमाल है जी, कमाल है। अगर ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो बहुत ही जबरदस्त है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हमारे मुल्क में ऐसे इदारे हैं, ऐसे लोग हैं जो इतना क्विक, इतना अच्छा काम कर सकते हैं। तारीफ करनी चाहिए। उस्मान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड हमें आपने ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। नेक्स्ट वी हैव भट्टी साहब विद अस। हमने भट्टी साहब से बात करनी है और ये करनी है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा टेस्ट जो है ना उसका आगाज कल से होने वाला है। अब उम्मीदें क्या है आपकी? तो उम्मीदें काफी स्टेडियम पे भी राय लेते हैं ना, स्टेडियम पे ले ले रहा है, दोनों पे लेते हैं। एक तो ये कि कल मैच है और दूसरा पे स्टेडियम ही बन रहा है। पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश कर लेगा पाकिस्तान? आप बताएं, आपसे मेरी कमिटमेंट हुई है इंशाल्लाह। तो भट्टी साहब से बात कर ले। भाई साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? स्टेडियम देखा आपने, लाहौर वाला, कराची वाला? जी बहुत शुक्रिया इमरान और आयशा आपका। बिल्कुल मैंने स्टेडियम देखा और बहुत खुशी हुई कि हमारे मुल्क में भी अब हम एक इंटरनेशनल मयार का और इंटरनेशनल लुक इस स्टेडियम के नजर आ रही है। इमरान, मैं भी उन चंद लोगों में से एक था, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं, मैं समझता था कि शायद ये मिशन कंप्लीट नहीं हो सकेगा, लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी साहब, उनकी टीम क्रेडिट की, मुबारकबाद की मुस्तहक है कि अब स्टेडियम बिल्कुल तैयार हो गए। लेकिन मेरा अभी भी एक सवाल है। सवाल ये है कि मैंने अपने इस कोई 37-38 साल के जर्नलिज्म के कैरियर में पाकिस्तान के इन सारे ग्राउंड्स को, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरावाला, पिंडी, इन ग्राउंड्स को मुख्तलिफ शेप्स में बदलते और तब्दील होते हुए देखा है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैंने कल किसी और प्रोग्राम में भी ये बात कही, कि वो ऐसा कोई कानून बनाकर जाएं कि इन ग्राउंड्स की मेंटेनेंस होती रहे, क्योंकि हमारे ग्राउंड, आप इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद देखें, 100 में तब्दील हो गया। सियालकोट का जिना स्टेडियम, गुजरावाला का जिना स्टेडियम, वो भी अब इंटरनेशनल मयार के रहे नहीं। कराची के स्टेडियम की मैंने 5 से 6 मुख्तलिफ शक्लें देखी हैं। तो ऐसा कानून बना जाए कि आपने बहुत अच्छा किया, 14 अरब रुपए लगाकर हमें इंटरनेशनल मयार के ग्राउंड दे दिए, लेकिन ये ना हो कि जब 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जब 9 मार्च को आयशा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खत्म हो जाए, फिर हम देखें कि इन ग्राउंड्स की कुर्सियों पर मट्टी पड़ी हुई है या कचरा पड़ा हुआ है, या फिर आस्ता आस्ता वक्त के साथ साथ ये ग्राउंड जो तबाह बर्बाद हो गए। नियाज स्टेडियम हैदराबाद भी उनमें से एक है। भट्टी साहब, जरा थोड़ा सा ये दूसरे टेस्ट मैच के ऊपर आ जाते हैं। आपकी उम्मीदें क्या है? इमरान ने वैसे कमिटमेंट कर लिया है मेरे साथ कि हम व्हाइट वॉश करने वाले हैं, आपकी भी यही उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह। देखिए, बिल्कुल मैं भी कन्विंस हूँ कि पाकिस्तान की ये टीम वेस्ट इंडीज को दूसरे टेस्ट में भी आसानी से हरा देगी। लेकिन इस पाकिस्तानी टीम के बारे में दुनिया भर में कहा जाता है कि ये बड़ी से बड़ी टीम को हरा देती है, छोटी से छोटी टीम से हार जाती है। तो थोड़ा सा वो फैक्टर भी ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल ये वेस्ट इंडीज की वो टीम नहीं है जो हम 70s में 80s में देखते थे, और जिस तरह हमने पहले टेस्ट मैच में देखा, 2.25 दिन में थोड़ा सा वेस्ट इंडीज ने लोअर ऑर्डर में जाकर रेजिस्ट किया, अदरवाइज तो शायद ये मैच 2 दिन में खत्म हो जाता। तो मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान आसानी से ये टेस्ट सीरीज 2-0 जीतेगा। फिर वो काम शुरू होगा जिसका हमें पिछले 26 साल से इंतजार था। एक ट्रायंगुलर टूर्नामेंट होना है, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका का, फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 26 साल बाद आईसीसी का कोई इवेंट पाकिस्तान में होगा। तो मेरे ख्याल में काफी बम्पर सीजन आ रहा है, और उसके बाद बस हम और आप ज्यादा राब्ते में रहने वाले हैं। वैसे तो आप हमें लिफ्ट नहीं कराते, कम से कम इसमें हमारा राब्ता तो रहेगा। अच्छा तो ये बहुत अच्छा। अच्छा, दूसरी बात ये कि हमने जो स्ट्रैटेजी पिछले मैच में रखी, अगरचे कि वो हम 2-250 कर गए थे बाद में, लेकिन शुरू में हम भी बड़ा बुरी तरीके से चौक कर गए थे। हमारा जो टॉप ऑर्डर था, तो वाज इट जस्ट अबाउट द विकेट और समथिंग? हमारा होम ग्राउंड है, हमें थोड़ा सा तो प्रिपेयर रहना चाहिए कि बॉल हमें भी उनके स्पिनर को उतना तंग करेगा जितना हमारे स्पिनर्स को उनको कर रहा है। तो उस स्ट्रेटजी पे क्या कहेंगे? उसमें कितनी तब्दीली होनी चाहिए? क्या गोल रखें हम अगर हम फर्स्ट इनिंग में आते हैं तो? देखिए इमरान, हम टेस्ट मैच जीत गए, बहुत अच्छी बात है, 1-0 लीड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है उसमें कंसर्न अभी भी मौजूद है। आप देखें, अब हम साउथ अफ्रीका में एक टेस्ट मैच में बहुत बुरे तरीके से आउट होने के बाद दूसरे टेस्ट मैच में फिर हमने थोड़ा सा फाइट बैक किया, लेकिन हम टेस्ट मैच हार गए। मुझे जो सबसे ज्यादा कंसर्न है वो बाबर आजम की फॉर्म पर कंसर्न है। बाबर आजम 50 जरूर कर रहे हैं,
लेकिन पिछले मुल्तान टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में जिस तरह वो सील्स उनका जो फास्ट बॉलर था उस पे आउट हुए और सेकंड इनिंग्स में स्पिनर पर आउट हुए, तो मेरे ख्याल में बाबर आजम जैसे बैट्समैन को अब पाकिस्तान के लिए सिंगल हैंडेडली मैच जितवाना पड़ेंगे। अब हमें वो बाबर आजम नहीं चाहिए जिसको हम किंग बाबर कहते हैं। वो किंग तब बनेंगे जब वो जावेद मियादाद, इंजमामुल हक, यूनुस खान की तरह मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस देंगे। देखें, परफॉर्मेंस मैटर करती है। ये 50 रन करके पाकिस्तान 10 विकेट से अगर टेस्ट मैच हार रहा है तो ये पाकिस्तान के काबिल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैनों की, इमरान आप चूंकि क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं, तो इनकी टेक्निक जो है बहुत फॉल्टी है। खास तौर पर हमारे कप्तान अगर शान मसूद स्लिप में आउट हो रहे हैं, कॉट बिहाइंड हो रहे हैं या बोल्ड हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनकी टेक्निक जो है उसमें मसाइल है। अब हमने बैटिंग कोच पाकिस्तानी रखे हैं शाहिद असलम। शाहिद असलम साहब, मैं ये नहीं कहता वो बहुत काबिल होंगे, लेकिन क्या बाबर आजम जैसा बड़ा बैट्समैन शाहिद असलम से सीखने की कोशिश करेगा? मैंने शायद आप ही को एक प्रोग्राम में बताया था, पाकिस्तान के जब एक इंग्लिश बैटिंग कोच कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले आए थे, तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में मेंशन किया कि मैंने जब बाबर आजम को बताने की कोशिश की तो उन्होंने ज्यादा मेरी बात पे तवज्जो नहीं दी। तो जब इंग्लिश कोच जो फॉर्मर प्लेयर हैं उनकी बात बाबर आजम नहीं मानते, तो क्या शाहिद असलम एक लोकल कोच जो अपनी नौकरी भी बचा रहा है, टीम के साथ भी रहना चाहता है, क्या वो बाबर आजम को वो चीजें समझा सकेंगे? बिल्कुल सही। अच्छा भट्टी साहब, थोड़ी बहुत क्रिकेट क्योंकि मैं भी फॉलो करती हूँ, ये पिछली 2-3 सीरीज के अंदर जो हुआ है, ये जो पिचों की बात की जा रही है कि स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाई गई हैं, इस वजह से पाकिस्तान की जीत हो गई है। इस पर तनकीद भी हम देख रहे हैं, हालांकि डिफरेंट कंट्रीज जो दूसरी ममालिक हैं वो भी इस तरह से करते हैं, उनके वो अगर होस्ट हों तो अपनी मर्जी की पिचेस भी बनाते हैं। आपको लगता है जायज़ है ये तनकीद, या फिर ये स्ट्रैटेजी जो है पाकिस्तान की, इसी वजह से पाकिस्तान कामयाबी हासिल कर रहा है पिच बनाने की वजह से? आयशा, बहुत ही एहतराम के साथ सुबह का टाइम है और वीकेंड भी स्टार्ट होने वाला है। मैं कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन आज के दौर में जो हमारे एक्सपर्ट हैं उनके बारे में ये मिसाल आप दे सकते हैं कि अगर कुत्ता इंसान को काटे तो खबर नहीं है, इंसान कुत्ते को काटे तो फिर खबर बनती है। तो हम गैर जरूरी तौर पर अपनी परफॉर्मेंस को हाईलाइट करने के बजाय हम उसमें से नुक्ताचीनी करके उसमें गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं। हमारे पड़ोस में इंडिया कौन सी फास्ट बॉलिंग की पिचें बनाकर मैच जीत रहा है, वो भी स्पिन फ्रेंडली पिचेस बनाता है। कई बार वो आपको उसमें हार भी देखना पड़ती है, श्रीलंका भी ये करता है, बांग्लादेश भी ये करना पड़ता है। अब हम लोग अगर स्पिन पिचेस बनाकर हार रहे थे तो हम पर क्रिटिसिज्म हो रही थी, जब हम जीतने लग गए फिर भी क्रिटिसिज्म हो रही है। तो मेरे ख्याल में हमारे वो एक्सपर्ट जो टीवी पे आकर बात तो जरूर करना चाहते हैं, जब उनके पास लॉजिक नहीं होती तो ये कहना शुरू कर देते हैं ठीक नहीं हमने तो नहीं है। मेरा भी ख्याल ठीक है। अब आप देखें ना, ऑस्ट्रेलिया में हमें कब उन्होंने स्पिन पिचेस दी? 88 में जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में आखिरी टेस्ट मैच जीता तो उस वक्त उन्होंने हमें स्पिन पिच दी और हमने उनको सिडनी में हरा दिया। मेरा ख्याल 94 की बात है। तो हर मुल्क को होम एडवांटेज मिलता है, पाकिस्तान भी होम एडवांटेज ले रहा है। ठीक है, अब चूंकि मैं थोड़ा सा दोबारा चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ आता हूं क्योंकि वो मनाजिर मुझे बड़े पसंद है, मैं चाहता हूं उस बहाने थोड़ा और हम देख लेंगे। एक तो ये कि वो जो इंडिया ने कुछ एतराज़ इंडिया की तरफ से आए वो दोबारा से दूर हुए। अब आप एटमॉस्फेयर कैसा देख रहे हैं? और ये जो हमने इतना खर्चा कर दिया 16-17 अरब स्टेडियम्स के ऊपर, तो हमारे कराची से दोस्त हैं, उनका बड़ा कंसर्न था कि यार कहीं टिकटें और महंगी ना कर दे क्रिकेट बोर्ड। तो आप तो क्रिकेट बोर्ड से कनेक्टेड भी हैं, लाहौर वालों का भी कंसर्न, लाहौर वालों का भी है, तो कुछ खबरें हैं इस हवाले से? क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है, क्या होगा लोगों के लिए? अच्छा देखिए इमरान, हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट पूरी आईसीसी की होगी। टिकटों की कीमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कंसल्ट करने के बाद आईसीसी मुकर्रर करेगा, बल्कि आपके तवज्जुह से। मैं आप दोनों को डिस्करेज नहीं कर रहा कि आपके अगर कोई दोस्त फ्री के पासेस मांगना चाहते हैं तो उनको अभी से मना कर दें। मैं आपसे कहने लगी थी कि फ्री के पासेस तैयार रखिएगा कुछ। अच्छा, ऑनलाइन जिस दिन ऑनलाइन टिकटें खुलती है ना, फिर आपके लिए टिकट बुक करा लेता हूँ। तो देखिए ये आईसीसी का इवेंट है, लिहाजा आईसीसी ही कीमतें रखेगा। लेकिन जाहिर है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को सामने रख के कीमतें रखेगा। लेकिन पाकिस्तान के पास जो एडवांटेज है, जो टिकट महंगा पाकिस्तान आईसीसी को कह के कर सकता है,
वो जो इंडिया के मैचेस दुबई में होने, वो मेरे ख्याल उनके टिकट अच्छे खासे डॉलर्स में उनकी कीमत होगी और खासे महंगे टिकट होंगे, लेकिन पाकिस्तान में टिकट इतने महंगे नहीं होंगे, लेकिन लोगों को भट्टी साहब इतनी इंपॉर्टेंस है। मैं भी एक स्टोरी पढ़ रहा था BBC उर्दू के ऊपर और उस पर लिखा हुआ था कि एक डिलीवरी बॉय ने एक खातून अदाकारा के घर से ईडन गार्डन में इंडिया इंग्लैंड मैच की टिकट चोरी कर ली। वो डिलीवरी करने आया और टिकट चोरी कर लिया। मोहब्बत का अंदाजा हाँ, टिकट इतने क्रूशल हो जाते हैं, मिलते नहीं है तो फिर चोरी भी करना पड़ सकता है ऐसा। तो आपके ख्याल में ऑन एवरेज टिकट प्राइस क्या होगी एक पाकिस्तानी के लिए जो जनरल एम्प्लॉयर्स हैं, या होनी चाहिए अगर आपसे मैं तजवीज़ लूँ जो लोगों को, क्योंकि अब आजकल में प्राइसेस तो आ जानी है, बुकिंग्स खुल जानी है मुझे लगता है। जो हमने पिछले दिनों प्राइस सुनी थी, कम से कम 1000 रुपए कीमत रखी जा रही है और ज्यादा से ज्यादा 2500 रुपए। फिर कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो जिनको आप हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस कहते हैं, जिसमें आपको एयर कंडीशन माहौल होगा, आपको अंदर खाना भी मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी मिलेंगे, प्रोटोकॉल भी मिलेगा, चाय भी मिलेगी, वो फिर लाखों में बॉक्सेस बिकते हैं। और इस कदाफी स्टेडियम में या नेशनल स्टेडियम कराची में जो नई बिल्डिंग्स बनी है, उसमें बड़े स्टेट ऑफ द आर्ट बॉक्सेस भी बने हैं, तो लिहाजा कमाई का तो जरिया है। लेकिन देखिए आज के दौर में लोग शायद ये भूल रहे हैं कि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है इंटरनेशनल मैचेस में, वो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग से पैसा आता है। वो पैसा वहां से नहीं आता कि टिकट बिके और लेकिन भट्टी साहब, हमें याद है अमेरिका में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हुआ था, उसकी टिकटें रिकॉर्ड पर जाकर बिकी थी, बहुत ही ज्यादा महंगी बिकी थी। तो इंडिया पाकिस्तान की टिकटें तो उनसे तो होती है वैसे कमाई, आपको लगता है? जी हाँ, मेरे ख्याल में इंडिया पाकिस्तान का तो टिकट खासे महंगे टिकट होंगे। तो इंडिया पाकिस्तान का जो बस भट्टी साहब हम आपको इंशाल्लाह मीडिया बॉक्स में मिलेंगे। कराची अगर आए अफ्रीका से, तो वो मेरा ख्याल जो टिकट्स की हदूद से दूर मिलेंगे इंशाल्लाह। ये मुलाकात आप दोनों अगर कराची आएंगे तो मैं आपको बैग दिखाऊंगा इंशाल्लाह सर। दैट्स रियली ग्रेट, वी वुड लव टू हैव दिस ऑफर जी, बहुत शुक्रिया। के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता है खत्म। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। बहुत ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज।